इनकम टैक्स रिटर्न गलती से भी फाइल मत करना, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको नोटिस आ सकती है। अगर आप भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, ITR 1, ITR 4 सरकार द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ऑनलाइन अवेलेबल कर दी गई है। अगर आप ये ITR भरने जा रहे हैं, ITR भरने से पहले इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर हमने 6 पॉइंट ऐसे डिस्कस किए हैं जिनको भरे बिना अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है आपको फ्यूचर में नोटिस भी आ सकती है। अगर आपको नोटिस आती है तो उस केस में बाद में आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े तो अभी से अलर्ट हो जाएं और कौन सी 6 जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए ITR फाइल करने से पहले। कई लोग यहां पर गलतियां करते हैं, लगभग 99% लोग गलतियां करते हैं, ये 6 बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन आपको उनमें से नहीं होना है, आपको 1% वालों में होना है जिनको इन 6 बातों की जानकारी होती है। कई सारी चीजें जो है कई बार जो है रह जाती है और ITR हम फाइल कर देते हैं, लेकिन जब बाद में नोटिस आती है तब हमें पछतावा होता है कि हमने इन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखा। तो पहले ही इन चीजों का ध्यान रख लें ताकि आप अपनी ITR में कोई भी गलती ना करें। आइए जानते हैं, डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे पॉइंट है जिन्हें आपको जानना जरूरी होता है अगर आप ITR फाइल करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। ITR अभी गलती से भी फाइल मत करना, 100% इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, अगर आप ITR कभी भी फाइल करें, सबसे पहले आपको AIS और TIS के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन आपके ऑनलाइन आ रहा है तो उसे आप जरूर चेक कर लें। अच्छा, कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो आ सकते हैं, क्या लिमिट सरकार द्वारा दी गई है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या लिमिट दी गई है, इस लिमिट से क्रॉस अगर आपके ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो, FD हो, करंट अकाउंट हो, तो उस केस में जो भी बैंक है, जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है, वो आपकी रिपोर्टिंग कर देती है, वो एक SFT फॉर्म भरते हैं। अच्छा, इस SFT फॉर्म की ड्यू डेट होती है 31 मई, जो अभी तक नहीं आई है। आज 25 मई है, यानी अभी भी 5 दिन बाकी है अपडेट होने में। कई लोग यहां पर जल्दबाजी में ITR फाइल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्योंकि ये चीजें बाद में अपडेट होगी 31 मई के बाद, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। अगर मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा जमा कर दिया, कैश जमा कर दिया, लिमिट से ज्यादा कर दिया, बैंक ने रिपोर्ट कर दिया SFT के माध्यम से, और बैंक ने जो रिपोर्ट किया वो 31 मई को रिपोर्ट किया, आपने रिटर्न भर दी 15 मई को या 20 मई को ही मान लीजिए रिटर्न भर दी, और आपके SFT में रिपोर्ट बाद में हुआ। अच्छा, SFT में रिपोर्ट हुआ, आपने चेक नहीं किया कि आपके AIS TIS में आ रहा है। अब बाद में आप देखते हैं कि आपके AIS TIS में आ रहा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी है, तो उस केस में आपको हो सकता है रिवाइज रिटर्न भरना पड़े, या अगर आप कभी भी उस चीज को नहीं देखेंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपना AIS TIS जो है ट्रांजैक्शन अगर कोई भी आया है वहां पर, चाहे वो शेयर मार्केट का हो, सेविंग का हो, FD का हो, किसी भी चीज का क्यों ना हो, एक बार उसे जरूर चेक करें, अपनी इनकम से मैच करने की कोशिश जरूर करें। क्या क्या लिमिट है, कब यहां पर रिपोर्टिंग होती है, यह समझना जरूरी है। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो ध्यान रखिएगा, कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं, ऑनलाइन डिपॉजिट किया है तो रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन कैश डिपॉजिट अगर आपने कर दिया, पैन कार्ड अगर है तो 10 लाख की लिमिट है, पैन कार्ड नहीं है तो 5 लाख की लिमिट है। इससे ऊपर अगर आपका कैश गया है तो जो भी बैंक है जिसमें आपने पैसा जमा करवाया है, वो बैंक आपकी रिपोर्टिंग कब तक करेगा, 31 मई तक करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए 31 मई के बाद ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरे, ताकि सारी चीजें अपडेट हो जाए और आप अच्छे से अपनी ITR जो है वो फाइल कर पाए। करंट अकाउंट की बात करें तो यहां पर कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों जो है वो रिपोर्ट होता है। इसमें जो लिमिट है वो 50-50 लाख की है, कैश डिपॉजिट के लिए भी 50 लाख की है, कैश विड्रॉल के लिए भी 50 लाख की है। अच्छा, करंट अकाउंट जो वो बिजनेस वालों के लिए होता है, अगर आप बिजनेस पर्सन है और सेविंग अकाउंट में इतने सारे ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस केस में 100% आपको फ्यूचर में नोटिस आ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिजनेस नेचर है तो उसमें करंट अकाउंट यूज करें। सेविंग जो है वो आपके सेविंग पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो आप 10 लाख से ज्यादा का अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यहां पर आप कैश में करें या ऑनलाइन मोड से करें, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी।
लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपकी पुरानी एफडी चलती आ रही है, रिन्यू एफडी है, ऑटो रिन्यू हो जाती है, तो उस केस में कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी। अगर मान लीजिए एफडी ब्रेक होती है, सेविंग अकाउंट में पैसा आता है, फिर वापस आप नई एफडी बनवाते हैं, तो उस केस में वो नई एफडी मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 5 लाख की लिमिट है, पैन कार्ड नहीं है उन लोगों के लिए 2.5 लाख की लिमिट है। स्टैम्प पेपर की बात करें, 2 लाख से ज्यादा का अगर आप स्टैम्प पेपर लेते हैं, पैन कार्ड के केस में पैन कार्ड नहीं है तो 1 लाख की लिमिट है। प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, 45 लाख रुपए या उससे ज्यादा की, ये सब नए यहां पर 1 अप्रैल से नई लिमिटें हैं। कई सारी लिमिटों में बदलाव किया गया, तो ये नई अपडेटेड लिमिट जो है वो यहां पर हम बता रहे हैं। 35 लाख चाहे आपका सेल कंसिडरेशन हो या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो, जो भी 45 लाख से ज्यादा होगा, उस केस में यहां पर आपकी रिपोर्टिंग जो है वो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, बेचते हैं, गिफ्ट करते हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा 45 लाख से ज्यादा हुई तो उसे अपने आईटीआर में प्रॉपर आपको दिखाना होता है। अच्छा, वेट आपको करना होता है 31 मई तक का, क्योंकि वो एआईएस में अपडेट होगा। उसके बाद आप प्रॉपर ट्रांजैक्शन जो वो दिखाए, यानी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम जो है वो दिखानी होती है। तो अगर कोई बेची है आपने प्रॉपर्टी और अगर आपको कोई गेन हुआ है तो वो आपको दिखाना है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो आपकी इनकम से मैच हो। मान लीजिए आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी इस साल 25-26 में, तो उस केस में आपकी इनकम जो है वो अगर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख बताएगी तो इस केस में मिसमैच होगा एंड आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। ये 50 लाख जो भी आपके पास आया है परचेज करने से, ये कहां से आया, इसका सोर्स आपको प्रॉपर बताना पड़ सकता है। हो सकता है आपने लोन लिया हो तो आपको यहां पर जो है प्रॉपर लोन के डॉक्यूमेंट जो वो मेंटेन करके रखने होंगे। तो तैयारी पहले से ही करके रखनी होगी। आप जब नोटिस आएगी तब करने जाएंगे तो कई सारी चीजें जो है वो आपको पता नहीं होगी तब, क्योंकि नोटिस 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आती है। क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा अगर आप कैश में करते हैं और 10 लाख से ज्यादा अगर आप ऑनलाइन मोड से करते हैं, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग, चेक, तो 10 लाख की लिमिट दी गई है। बॉन्ड की बात करें, डिबेंचर की बात करें, अगर आप खरीद रहे हैं 10 लाख से ज्यादा आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। शेयर अगर आप बाय करते हैं 10 लाख से ज्यादा रिपोर्टिंग होगी। गुड्स और सर्विस, अगर कोई गुड्स और सर्विस दे रहा है एंड उसके बदले में उसे 2 लाख रुपए उससे ज्यादा मिलता है, वो टैक्स ऑडिट में कवर करता है, तो वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। एग्जांपल है ज्वेलर्स वाला जो है, 2 लाख से ज्यादा, मान लीजिए आपने 5 लाख की ज्वेलरी खरीदी कैश में, तो वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा अगर वो बड़ा ज्वेलर्स हुआ तो। फॉरेन करेंसी ध्यान रखिएगा, 10 लाख से ज्यादा अगर आप खरीदते हैं, बेचते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं पैन कार्ड के केस में और पैन नहीं है तो 5 लाख की लिमिट है, तो इस केस में आपकी रिपोर्टिंग जो है वो कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा हमने एआईएस टीएस चेक कर लिया, अब हमें चेक करना है क्या हमारा जो भी टीडीएस है कटा है, चाहे हम सैलरीड पर्सन हो, पेंशनर हो, चाहे बैंक का ब्याज कटा हो, जो भी अगर टीडीएस कटा है, जिसके लिए आपको फॉर्म 16 पेंशनर और सैलरी वालों को मिलता है और 16A जो है वो आपका बैंक जो है वो आपको देता है ब्याज के लिए या पेंशन के लिए। इसको आपको मैच करना होता है 26AS से। अगर आप इसको मैच नहीं करेंगे और उसमें अगर मिसमैच रहा तो आपकी डिफेक्टिव नोटिस या आपका जो क्रेडिट है वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा फॉर्म 16 जो है वो आपका एम्प्लॉयर देता है। अच्छा, ये एम्प्लॉयर कब देगा, तो ध्यान रखिएगा या तो ये 31 मई तक देगा आपको या फिर 15 जून तक। तो जब तक ये फॉर्म नहीं मिलता आपको तब तक आप आईटीआर नहीं फाइल करें, क्योंकि देखा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इस फॉर्म के बेसिस पर जो भी आप डिडक्शन लेते हैं, कुछ भी अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो वो अलाउ किया जाता है। हमारे पास एक नोटिस आई थी जिसके अंदर हमने ये फॉर्म 16 दिया था, एटीसी का जो डिडक्शन था 1.5 लाख का, इस फॉर्म के बेसिस पर ही जो है वो अलाउ कर दिया गया, फॉर्म 16 के बेसिस पर। तो अलग से कोई प्रूफ आपको नहीं देना होता है, तो ये बहुत ही मजबूत प्रूफ है फॉर्म 16, जिसके बेसिस पर आपका जो टीडीएस है वो देखा जाता है। अच्छा, इसके अलावा 26AS भी होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया होता है। तो फॉर्म 16 के अंदर मान लीजिए आपका ज्यादा टीडीएस है लेकिन 26AS के अंदर कम है, तो इस केस में मिसमैच अगर हुआ तो यहां पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है 26AS के बेसिस पे आपको टीडीएस रिफंड जो वो अलाउ करेगा, फॉर्म 16 के बेसिस पर अलाउ नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 को अपडेट करवाना है अगर कोई भी मिसमैच होता है। तो आपको टीडीएस फिगर जो है वो फॉर्म 16, फॉर्म 26AS को चेक करना है, सभी एंट्री देखनी है, जो भी सैलरी है, बैंक इंटरेस्ट है, ये सब मैच होने चाहिए, कोई भी मिसिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं होना चाहिए 26AS में जो भी आपका फॉर्म 16 है। अगर कोई मिसमैच हुआ तो आप अपने एम्प्लॉयर को जल्द से जल्द बताएं, बैंक को बताएं और डिटेल को करेक्ट करने की कोशिश करें।
मान लीजिए अगर आपके एम्प्लॉयर ने जो है वो यहाँ पर ज्यादा रेट पर टीडीएस काट लिया, तो उस केस में यहाँ पर आपको फॉर्म जो है 16 है वो कम टीडीएस का दिया जा रहा है, तो आप अपडेट इसको करवा लें। या गलत पैन पर आपके एम्प्लॉयर ने जो वो टीडीएस काट लिया तो अपडेट करवा ले, ताकि आईटीआर फाइल करने से पहले आपके 26 एज के अंदर वो टीडीएस रिफ्लेक्ट किया जाए। फॉर्म 16 एक प्रूफ जो है वो माना जाता है। फॉर्म 26 एज और आपका फॉर्म 16 अगर मिसमैच हुआ तो पूरी तरीके से क्रेडिट जितना भी था वो नहीं मिल पाएगा, फिर 26 एज के बेसिस पर दिया जाएगा। फिर मान लीजिए फॉर्म 16 के हिसाब से लेना है तो आपको कानूनी रूप से जाना पड़ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए 26 एज को फॉर्म 16 से हमेशा मैच करें, कंपेयर जरूर करके रखें। कोई भी मिसमैच है तुरंत एम्प्लॉयर को या बैंक को इसकी सूचना दे सकते हैं। एम्प्लॉयर यहां पर आपको फॉर्म 16 जो है वो नॉर्मली मई या जून के महीने में जो है वो इश्यू करके देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है आईटीआर फाइल करने से पहले, न्यू रिजिम में जाना है या ओल्ड रिजिम में जाना है, कौन सी रिजिम सिलेक्ट करनी है, पिछले साल कौन सी रिजिम ली थी, बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। खास करके अगर आप आईटीआर 4 भरते हैं, आईटीआर 1 के लिए आप हर साल आईटीआर जो है रिजिम जो है वो चेंज कर सकते हैं। आईटीआर 1 के लिए टैक्स रिजिम आप हर साल जो वो चेंज कर सकते हैं, सैलरीड पर्सन हो गया, पेंशनर हो गया, इनको फायदा मिलता है। लेकिन बात करें आईटीआर 4 की तो इसमें आपको टैक्स रिजिम जो है पिछले साल कौन सी है वो आपको ध्यान रखना है, यानी पिछले 24-25 फाइनेंशियल ईयर में आपने कौन सी रिजिम ली थी, ओल्ड में गए थे, न्यू में गए थे, ये आपको जाकर अपनी पुरानी आईटीआर में चेक करना है, तभी इस बार जो है वो आप प्रॉपर्ली इसका जवाब दे पाएंगे। मान लीजिए अगर आपने लास्ट ईयर में नई रिजिम ली थी और करंट ईयर में नई में जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करंट में ओल्ड में जाओगे, पिछले साल न्यू में थे, तो उस केस में फॉर्म 10 आइए आपको पहली बार भरना होगा। मान लीजिए पिछले साल अगर आप ओल्ड रिजिम में थे तो उस केस में आपने पहली बार ये फॉर्म भरा होगा 10 आइए ऑप्ट करने के लिए। अब इस बार करंट ईयर में आप या तो ओल्ड में जाएंगे या तो न्यू में जाएंगे। अगर ओल्ड में जाएंगे तो यही फॉर्म जो है उसकी डिटेल देनी है, अगर न्यू में जाते हैं तो आप विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ करने पर आपको वापस दोबारा ये फॉर्म 10 आइए भरना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो हमेशा ध्यान रखिए ओल्ड और न्यू में कौन सा सिलेक्ट करना है, पुरानी आईटीआर जरूर चेक कर लें। अच्छा, पुरानी रिजिम में आपको 5 लाख का फायदा मिलता है, रिबेट आपको 12,500 का मिल जाता है। यहां पर आपकी नॉर्मल इनकम हो या स्पेशल इनकम हो, दोनों पे फायदा मिलता है। डिडक्शन भी आपको मिल जाता है, एटीसी, एचआरए, होम लोन, एटीडी, एटीडीटीबी, 2.5 लाख रुपए तक के, 2.5 से 3 लाख रुपए तक के डिडक्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। न्यू रिजिम में आपको 12 लाख का फायदा और 60,000 का टैक्स माफ हो जाता है, कोई डिडक्शन आपको मिलता नहीं है। सैलरीड पर्सन को सिर्फ यहाँ पर 80CCD सबसेक्शन 2 का मिलता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस। तो ये एक फायदा जो न्यू रिजिम में आपको दिया जाता है। ध्यान रखिएगा न्यू रिजिम में आपको यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ भी मिल जाती है, 12 लाख रुपए से लेकर 12,71,000 तक की मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। यानी जितनी इनकम बढ़ी है, मान लीजिए 12,10,000 बढ़ी है और टैक्स आपका ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 60,000 तो आपका 12 लाख तक की इनकम पर आ जाएगा और 10,000 पर आप 15% और तो 1500, तो 61,500 रुपया आपका आता है, जबकि सिर्फ 10,000 रुपया ही टैक्स आपको देना होगा, बाकी 51,500 आपका माफ कर दिया जाएगा मार्जिनल रिलीफ के रूप में। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी डिफरेंस है, ओल्ड रिजिम में 50,000, न्यू रिजिम में 75,000 रुपए। तो ओल्ड रिजिम में जाना है, न्यू रिजिम में जाना है, प्रॉपरली आपको आइडेंटिफाई करने ये सभी पॉइंट को कंसिडर करते हुए कौन सी रिजिम आपके लिए बेस्ट है। हालांकि 25-26 के लिए अगर बात करें तो ज्यादातर जो लोग हैं वो नई रिजिम में ही जाने वाले हैं। तो अगर आप नई रिजिम में जाते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद रहता है, क्योंकि पुरानी रिजिम में अगर जिनके पास डिडक्शंस ज्यादा है वही जा सकते हो। और इस बार क्योंकि 12 लाख का डिफरेंस है इतना, तो यहाँ पर डिडक्शन जो है लोगों के पास बहुत कम होगा, इन्वेस्टमेंट लोगों ने कम किया होगा, तो 12 लाख पर आप जा सकते हैं, न्यू रिजिम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी बैंक अकाउंट आपको चेक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के आईटीआर में, क्योंकि आपको सभी के बैंक स्टेटमेंट के जो बैंक बैलेंस होंगे वो आईटीआर में देना है, आईटीआर 4 में। ध्यान रखिएगा जितने भी बैंक स्टेटमेंट है इंडिया के अंदर, चाहे सेविंग हो, करंट हो, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, सभी को आपको बैंकों से जाकर ले लेना है, मांग लेना है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 के जितने भी आपको क्रेडिट एंट्री है वो आपको चेक करनी है। क्रेडिट एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, क्रेडिट को जो है वो इनकम के रूप में माना जाता है, उसमें और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन नॉर्मली क्रेडिट एंट्री को आपको चेक करना है। अच्छा, क्रेडिट साइड में कौन सी इनकम आती है, सैलरी हो गई, रेंट हो गई, पेंशन हो गई, सेविंग का ब्याज हो गया, एफडी का ब्याज हो गया। अच्छा, लोन अगर आपने बैंक से लिया है वो भी आ सकता है, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने लोन लिया अपने फ्रेंड से तो यहां पर ध्यान रखिएगा
50,000 से ज्यादा हुआ, मान लीजिए 50,000 51,000 हुआ, तो पूरे 51,000 पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर इनकम मानकर टैक्स लगाना होगा। तो फ्रेंड से लोगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गिफ्ट्स अगर आपने रिलेटिव से लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है। फ्रेंड से लिया है तो वो 50,000 से ऊपर होगा, टैक्सेबल होगा। अच्छा, नॉन रिलेटिव से लिया है तो भी टैक्सेबल होगा। कैश में लिया 2 लाख से ज्यादा तो आप पे पेनल्टी आ सकती है, 100% पेनल्टी अगर आप कैश में 2 लाख रुपए से ज्यादा गिफ्ट लेते हैं। अच्छा, सेल्फ बैंक ट्रांसफर है, ये आपकी कोई इनकम नहीं होती है, आपने एक आईसीआईसी बैंक से एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर किया है तो जो भी पैसा आपके क्रेडिट में आ रहा है उसको आप छोड़ सकते हैं, उसमें कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। अच्छा, बिजनेस सेल है तो ITR 4 के अंदर प्रिजम्पटिव बेसिस पर, अगर बिजनेस है, प्रोफेशन जो भी आपका है, जो भी सेल आपकी आ रही है उसको आप कैलकुलेट करके एज ए टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट आप दिखा सकते हैं। तो कभी भी जितनी भी क्रेडिट साइड आपकी आ रही है इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। जो जो चीज वैलिड है ITR में दिखाना वो आप दिखाएं, जो वैलिड नहीं है आप हो सके तो ITR 4 के अंदर ऑप्शन होता है बैलेंस शीट का, आप वहां पर भी दिखा सकते हैं। जैसे लोन है, सिक्योर लोन है तो आप सिक्योर लोन में दिखा सकते हैं, फ्रेंड से लिया अनसिक्योर लोन है तो अनसिक्योर लोन में दिखा सकते हैं, गिफ्ट है इन्वेस्टमेंट में पर्पस के लिए आप दिखा सकते हैं। फिर आपका जो बिजनेस सेल है, सेल यहां पर नहीं दिखता, अगर कोई डेटर्स है, स्टॉक है, कैश है, बैंक बैलेंस है, वो आपको दिखाना है। ठीक है, क्रेडिट साइड में यहां पर सब आपका कैश में आ सकता है, यूपीआई, एनईएफटी, जो भी ऑनलाइन माध्यम से पैसा आ रहा है सभी को आपको देखना है। अच्छा, डेबिट साइड का क्या करेंगे, तो डेबिट साइड का हमेशा ध्यान रखिए एक चीज, अगर आप अपनी ITR में जो इनकम दिखा रहे हैं वो अगर कम है, मान लीजिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए दिखा रहे हैं, लेकिन डेबिट आपका हो रहा है 20 लाख रुपए का, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो प्रॉपर या तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए या आपने अगर इनकम कम दिखाई है तो उस केस में नोटिस आ सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए डेबिट साइड का जो भी खर्चा कर रहे हैं वो आपकी इनकम से कम होना चाहिए, या ऑलरेडी आपकी उतनी इनकम जो है वो आपने डिक्लेयर करके रखी है पिछले सालों में, वही पैसा आप यूज कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है 50 लाख रुपए की, तो पुराना ओपनिंग बैलेंस हमारा 50 लाख का पड़ा हुआ है, लेकिन इस बार करंट में हमारे जो ट्रांजैक्शन थे क्रेडिट साइड वो फिर 5-10 लाख के हुए थे, और आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं थ्रू बैंक ट्रांसफर, तो इस केस में डेबिट ट्रांजैक्शन आपका 50 लाख से ज्यादा हो गया, एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्योंकि यहाँ पर 5-10 लाख रुपया है तो यहाँ पर सरकार को आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होगा, आपको पूरी चीजें बतानी होगी कि पहले मेरी 50 लाख की इनकम थी जो मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखी हुई है, उसी से मैंने आज की डेट में प्रॉपर्टी खरीदी है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ऑनलाइन आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं देखता है, AIS में आपका प्रॉपर्टी परचेज आ जाएगा 50 लाख का, आप इनकम दिखाएंगे 5-10 लाख की, तो उस केस में नोटिस यहां पर आ सकती है। आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका देना है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, कोई टैक्स चोरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक बैलेंस जो है वो इस बार आपको सभी बैंकों के जो है मिलाकर दिखाने होंगे ITR में, अगर आप ITR 4 भर रहे हैं, ITR 3 भर रहे हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जरूर चेक कर लें, पेमेंट जो है वो आपकी इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई लोग 15 लाख 20 लाख के क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं लेकिन इनकम दिखा रहे हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए, नोटिस आपको आ सकते हैं। ज्यादातर जो खासकर सैलरीड पर्सन है 10 लाख 15 लाख की इनकम है, सैलरी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के बिल है 20 लाख के 25 लाख के, तो ये मिसमैच क्यों है ये आपको समझना होगा। बैंक बैलेंस के अंदर ध्यान रखिएगा आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस नहीं आएगा, वो अलग से लायबिलिटी है, और FD का बैलेंस नहीं आएगा, वो अलग से इन्वेस्टमेंट में दिखाई देगा। मैंडेटरी ITR फाइलिंग, बहुत लोग गलतियां करते हैं, कहते हैं कि हमारी तो कोई इनकम नहीं है, हमारी तो 50,000 लाख रुपए की इनकम है, लेकिन ये अगर ट्रांजैक्शन अगर आपके हुए, ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो उस केस में आपको ITR फाइल करना होता है, भले आपकी इनकम जीरो भी क्यों ना है। कौन से ट्रांजैक्शन है? सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा अगर आपने डिपॉजिट किया है, चाहे कैश में किया हो चाहे ऑनलाइन मोड से किया हो, किसी भी रूप में 50 लाख से ज्यादा अगर पैसा आया है क्रेडिट साइड में, ITR फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। इनकम फिर आपकी जीरो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। करंट डिपॉजिट में बात करें, करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया 1 करोड़ से ज्यादा, बिजनेस सेल अगर आपकी 60 लाख से ज्यादा हुई है, प्रोफेशनल रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा है, फॉरेन खर्च आपने किया 2 लाख से ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया आपने 1 लाख से ज्यादा, TDS या TCS आपको मिल रहा है 25,000 से ज्यादा नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से ज्यादा, फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स हुई है, या आपकी लॉस की रिटर्न है, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉस को, बिजनेस लॉस है, कैपिटल लॉस है, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, या F&O ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, F&O के ट्रांजैक्शन है, अनलिस्टेड शेयर्स, डायरेक्टर पार्टनर
जो भी यहां पर आप ट्रांजेक्शन करेंगे, यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। मान लीजिए किसी का शेयर मार्केट का ट्रांजेक्शन है, भले ही वो लॉस में क्यों ना है, या उसका बहुत ही कम कैपिटल गेन है, 50,000 लाख रुपया है, तो भी आपको दिखाना होगा आईटीआर में। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है और इनकम टैक्स पोर्टल पर आपका टर्नओवर दिखता है, एंड टर्नओवर अगर ज्यादा हुआ तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है। तो हमेशा याद रखें, ये ट्रांजेक्शन अगर है लिमिट से ज्यादा है तो आईटीआर फाइल करें, और नॉर्मली ज्यादातर जो लोग हैं उन्हें आईटीआर फाइल करनी ही चाहिए। लास्ट आ जाते हैं नए चेंजेस जो भी आईटीआर 1-4 के अंदर हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए इस बार के। इनको बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि मिस करोगे तो आपको 100% नोटिस आ सकती है। सेकेंडरी, आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या एड्रेस जो वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने पार्टनर का डालें, या आप चाहें तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, कंसल्टेंट, इसका भी डाल सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट आपके लिए दिया गया है, तो ये आप जरूर करें। 2 हाउस प्रॉपर्टी अब आप आईटीआर 1 और 4 के अंदर दिखा सकते, तो ये एक बेनिफिट दिया। पहले एक ही हाउस प्रॉपर्टी दिखा सकते थे। अच्छा, न्यू टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्शन करना है ऑप्शन आईटीआर 4 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, पिछले साल का आपको देखना है, ओल्ड में थे या न्यू में थे, जो भी थे। इस साल आप क्या करना चाहते हैं, ओल्ड में या न्यू में, बस यही 2 सवाल है जिसको आपको प्रॉपरली टिक करना है। गलत टिक करोगे तो उसके इसमें आपका जो बेनिफिट है वो आपका लैप्स हो सकता है। बैंक बैलेंस को मैंडेटरी है आईटीआर में दिखाना, आईटीआर 4 वालों के लिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का एक नया जो टैब है वो आईटीआर 4 के अंदर डाला गया है, बैलेंस शीट के अंदर, जो ऑप्शनल है। अगर आपने शेयर मार्केट में, एफडी में निवेश किया है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो वो आप दिखा सकते हैं। गोल्ड में निवेश किया है, ज्वेलरी में निवेश किया है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के लिए अब सिंपल डिटेल है, नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, यही आपको देना है। एटीजी की बात करें, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, आईएफएससी कोड, जो भी आप यूपीआई से ट्रांसफर करते हैं, चेक नंबर है, आईएमपीएस है, एनईएफटी, आरटीजीएस, जिससे भी आप पेमेंट करते हैं, तो उसका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो है वो अब आईटीआर में आपको देना होगा, या आईएफएससी कोड जो है वो भी आपको देना होगा। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम और पैन कार्ड, ये 2 नई डिटेल आपको देनी है। तो ये नई डिटेलें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये 6 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आईटीआर फाइल करने से पहले। ये बातें सभी लोग नहीं जानते हैं और ना ही कोई आपको बताने वाला है। तो ये सारी चीजें अगर क्राइटेरिया आप मैच कर जाते हैं, एक के बाद एक सारे क्राइटेरिया अगर आपके क्लियर हैं, आप बिंदास आईटीआर फाइल करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नोटिस फिर आपको नहीं आ सकती। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।